हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। इस टॉपिक को मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा और वो टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक रह गया था उस वीडियो में से। अब इस टॉपिक को मैं यहाँ पे करा देता हूँ। हालांकि ये टॉपिक सरल है, फिर भी करना तो है ही। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द है ना, ये सीखो कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें विद्युत बल रेखाएं समांतर हों और सभी के बीच की दूरी भी समान हो, ऐसा क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर, कहीं भी इसमें मैं पॉइंट बना दूं, कितने ही पॉइंट बना दूं, चाहिए ए बी सी, इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सी। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे तो सेम आएगा। ऐसा कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। इस द्विध्रुव पर नेट फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क भी लगेगा क्या। पहले तो टॉर्क लगेगा, इस बात का पता लगाओ, और लगेगा तो कितना लगेगा, ये इसका फॉर्मूला प्राप्त करो। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव से, और कहां पे इंटर करती हैं, नेगेटिव चार्ज में। ठीक, तो अगर ये इधर से जा रही हैं तो मतलब है प्लस से आ रही हैं, और किसकी तरफ जा रही हैं, माइनस की तरफ। अब यदि यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज किधर गति करेगा, इधर। और अगर मैं कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज रख दूं तो ये इधर गति करेगा। इस बात का ध्यान रखें, इजीली ये टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लेना। माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, ब्रैकेट में प्लस माइनस क्यू रखा है, जिसकी लंबाई 2d है, ये लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स, उसके बाद में निकालेंगे टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण। देखो, जैसे मान के चलो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें ये हमने बल रेखाएं बना दी समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर। ठीक है, ये इसका डायग्राम मैंने बना दिया। अब इसमें कोई भी द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ, थीटा कोण पर ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके साथ ये वाला जो कोण है कितना है, थीटा। यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। क्लियर। अब सुनो, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सब कहां से निकल के आ रही होंगी, पॉजिटिव से, और कहां पे जा रही होंगी, माइनस की ओर। अब ये देखो, जब ये यहां पे रखा है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये बताओ कि किस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन पता लगाना बहुत जरूरी है। माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, तो देखो इस पे फोर्स लगेगा इधर। क्यों? क्योंकि प्लस से निकल के आ रही है, माइनस प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा और माइनस इसको आकर्षित करेगा, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगता है, F बराबर QE। इसको मैं F2 मान लेता हूं। इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसको मैं F1 मान लेता हूं। F1 बराबर ऑल्सो QE, F1 बराबर भी कितना होगा, QE। क्लियर है। अब सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं। तो देखो, द्विध्रुव पर बल, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, कितना फोर्स लगेगा। तो बल देखो, F इक्वलेंट बराबर, यहां पे दो फोर्स हैं, एक तो है F1, एक है F2, और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर इधर है तो दूसरा इधर है, इधर तो है F2, इधर है F1, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे। माइनस होंगे तो कितना, F1 माइनस F2, या F2 माइनस F1 कर लो। F इक्वलेंट
बराबर F1 का मान QE, F2 का मान ऑल्सो QE, QE में से QE घटेगा तो F इक्वलेंट बराबर कितना, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी कैसे भी किसी भी डाइपोल को हम रख दें तो उस पर हमेशा नेट फोर्स कितना आएगा, 0। मतलब उस पर कोई रैखिक बल नहीं लगेगा। तो इतना आने के बाद तुमको क्या लिखना है, लिखो इसमें, इतना उतारने के बाद इसमें लिखो, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर नेट बल या परिणामी बल शून्य होगा, इस कारण यह रेखीय गति नहीं करेगा। अर्थात ऐसे लिख देना, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होने के कारण यह रेखीय गति नहीं करता है। मतलब कोई भी पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगेगा F तो ये गति करेगा, और गति करेगा तो F बराबर ma, ये फॉर्मूला होगा। इसका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसका त्वरण होगा, लेकिन यहां पे इसका त्वरण कितना होगा, 0। इसका मतलब है ये गति नहीं करेगा, ये हमेशा शुरुआत में स्थिर अवस्था में है, और त्वरण 0 है तो हमेशा ही कैसी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में। तो ये तो मैंने निकाल लिया फोर्स। अब हम निकालते हैं टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण। ये कैसे पता चला कि यहां पे बलाघूर्ण लग भी सकता है क्या, तो इसका देखो जवाब। अब निकालते हैं द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो देखो टॉर्क कैसे लगेगा बलाघूर्ण हम समझ लेते हैं। द्विध्रुव पर बलाघूर्ण देखो, यहां पे F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन F1 और जो F2 हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा सेम है क्या, बताओ। मतलब ये है कहने का कि ये दोनों एक ही लाइन पर हैं क्या, तो इसका जवाब है नो, ये एक लाइन पर नहीं है। अच्छा, ये इसका सेंटर था, इसकी लेंथ कितनी मानी हमने, 2D, इसकी लेंथ कितनी मानी, 2D। शुरू से 2D लेते आ रहे हैं तो यहां पे भी 2D ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब दो फोर्स, जैसे देखो अगर मान के चलो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही लाइन में लग रहे हैं तो नेट, और दोनों सेम है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन लाइन सेम नहीं है, मतलब एक फोर्स तो यहां से ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स यहां से नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये घूमना शुरू कर देगा, और घूमने को ही बोलते हैं टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण। तो यहां पे ऐसा है, दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः बलाघूर्ण लगेगा। तो जहां पे हेडिंग डालो द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, वहां पे लिखना यहां F1 एवं F2 की क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव घूर्णन प्रारंभ कर देगा, इससे यहां पे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। ये लिख दिया। इसके बाद में देखो बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। बलाघूर्ण आ गया, ये तो पता चल गया, लेकिन बलाघूर्ण कितना होगा। बलाघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अच्छा सा, बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको पता करनी है। देखो बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल तो ऐसे है और दूसरा बल कुछ ऐसे है, इनके बीच की दूरी पता करनी है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, और कहीं से भी इस पर लंब डाल दो। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही है, बोलो हाँ या ना। ये है, मतलब डायग्राम में कहाँ है ये वाली, डायग्राम में ये हुई, क्लियर है। डायग्राम में ये वाली डिस्टेंस दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। इसका मान कितना होगा, साइन कॉस टेन यूज करना, और इसका आंसर आ जाएगा 2d साइन थीटा। ये दूरी कितनी आ जाएगी, 2d साइन थीटा। साइन थीटा लगा लेना, साइन थीटा से 2d साइन थीटा ये वाली डिस्टेंस निकल के आएगी। तो बलाघूर्ण टॉर्क को किससे नोट करते हैं, टॉ से। टॉ इज इक्वल टू फोर्स, बल कितना है QE, तो QE काम में लेंगे QE, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2d साइन थीटा, तो यहां पे ले लेंगे 2d साइन थीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q इंटू 2d, या फिर ऐसे लिख लो 2QD, 2QD इंटू 2QD
इंटू ई साइन थीटा। बोलो क्लियर है? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। यहां 2 इंटू क्यू डी बराबर क्या होगा? स्मॉल पी, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी जगह पी लिख देंगे तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा? टॉ बराबर आ जाएगा पीई साइन थीटा। अच्छा ये देखो सबसे पहले तो कि जो थीटा कोण है ना, थीटा ये किस किस के बीच का कोण है? थीटा किसके बीच का कोण है? ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर तो कोण है इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में कौन होगा? स्मॉल पी वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण है, तो इन दोनों के बीच का कोण है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क। टॉर्क सदिश होता है अदिश, वेक्टर होता है सदिश होता है, सदिश होता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? देखो टॉ बराबर, अब इसका जवाब ढूंढ के मुझे बताना। इसको मैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखूं या फिर इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखूं? ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है तो इजीली तुम बता सकते हो कि इन टॉ बराबर इसके है या इसके है। देखो जब इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो किधर घूमेगा? सीधी सी बात है, ये ऐसे घूमेगा, इस तरीके से। इस तरीके से घूमने का मतलब है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अब डायरेक्शन लेके देखो, इसकी डायरेक्शन लेके देखो, टॉ वेक्टर बराबर इसकी डायरेक्शन लेके देखो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी क्रॉस ई अगर है तो वो ऐसे घूमना चाहिए, सही है, ऐसे जाना चाहिए। अगर पी क्रॉस ई है तो ऐसे जाना चाहिए। क्या ऐसे जा रहा है? तो इसका जवाब है ऐसे ही जा रहा है। बोलो जा रहा है नहीं जा रहा है? इस तरीके से ही तो जा रहा है। अगर ये सही होता ई क्रॉस पी, तो ई से पी की तरफ हमको लेना पड़ता ऐसे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा सही है? ये वाला सही है और ये वाला गलत है। हाँ, इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बराबर माइनस ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्योंकि अपोजिट है इसलिए माइनस हम लगा सकते हैं। तो बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ सबसे पहले तो। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखो स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। पहला केस है टॉर्क मैक्सिमम के लिए। टॉर्क अधिकतम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पीई साइन थीटा। टॉर्क टॉ बराबर है पीई साइन थीटा। तो यहां पे पी और ई तो कांस्टेंट है, केवल क्या बदलना है? थीटा। तो थीटा मैक्सिमम होगा, तो ऐसी स्थिति में टॉर्क भी कैसा होगा? मैक्सिमम। यदि साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है? तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है बताओ? साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? प्लस माइनस 1। सही है, प्लस माइनस 1 होती है। तो इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? या तो प्लस के लिए तो 90 और माइनस के लिए 270। थीटा इतने पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम एक का मान +1, एक का मान -1। टॉ बराबर आ जाएगा प्लस माइनस पी ई। कब? जब थीटा बराबर 90 या 270 हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ई और पी के बीच में कोण 90 या 270 हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब जैसे कि ये कोई डायपोल है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो थीटा 0 है। थीटा कैसा है? 0। अभी ये नहीं घूमेगा, अब ये घूमेगा ही नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? चलो ये तो बाद में बताऊं क्यों नहीं घूमेगा, अगले पॉइंट में। ऐसे रखा है तो बताओ कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये सबसे तेजी से घूमेगा। अब इसको मैं ऐसे ना करके इसको घुमा के यहां ले आता हूं, तो अब एंगल ये वाला कोण कितना हो गया बताओ? अब मैं जो कोण पूछ रहा हूं वो ये वाला है, यहां से लेके यहां तक ये वाला कोण 270। तो 270 पे भी ये घूमेगा, लेकिन अब की बार ऐसे घूमेगा, तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहां पे आएगा 270 के लिए और 90 के लिए प्लस का चिन्ह आएगा।
दूसरा केस लेते हैं हम, दूसरा केस है इसमें टॉ मैक्सिमम टॉ मिनिमम। टॉ की वैल्यू मिनिमम कब होगी? टॉ की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब साइन थीटा मिनिमम होगा, और साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? 0। साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है? 0। कितने डिग्री के लिए होता है? जब थीटा बराबर 0 हो या 180 डिग्री हो, तो दोनों स्थितियों में ही 0 होता है। मतलब यह है कि जब थीटा का मान 0 या 180 हो तो टॉर्क 0 आएगा। टॉर्क बराबर कितना आएगा? 0। टॉर्क 0 का मतलब है वो घूमेगा नहीं। अब क्यों नहीं घूमेगा उसको हम डायग्राम की सहायता से समझाते हैं। देखो कैसे। मुझे एक बात बताओ, 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां पे डाइपोल रखा हुआ है इसके बिल्कुल पैरेलल, इधर -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर QE, और इस वाले पे फोर्स लगेगा इधर QE। अभी इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो मुझे बताओ अब ये घूमेगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? वो स्थिति आ गई, ये सेम डायरेक्शन है, एक ही क्रिया रेखा आ गई, और क्रिया रेखा सेम है, तो यहां पर नेट बल 0 हो जाएगा, बलाघूर्ण तो होगा ही नहीं। अब 180 पे इसका अपोजिट कर दो तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेंगे, तो भी ऐसी स्थिति में भी वो नहीं घूमेगा। तो यहां तक बात समझ में आई? तो ये जो स्थितियां हैं ना मिनिमम वाली, ये संतुलन की स्थिति है, इक्विलिब्रियम संतुलन स्थिति के लिए आता है। और इससे पिछले वाली स्थिति संतुलित नहीं थी क्योंकि वहां पर घूर्णन हो रहा था। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी ये इतना ही टॉपिक था, एक न्यूमेरिकल करके इसको खत्म करते हैं पूरे चैप्टर को। सवाल पढ़ो, इसमें 11th और 12th दोनों कंसेप्ट मिले हुए हैं। सिंपल सवाल तो मैंने कोई करवाया नहीं है, अगर तुम्हारी बुक में हो तो कर लेना। इसमें थोड़ा ठीक सवाल है, इसमें दोनों कंसेप्ट मिले हुए हैं। सवाल यह है, यदि चित्रानुसार द्विध्रुव को छोड़ा जाए तो इसका कोणीय त्वरण ज्ञात करो। जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये कोणीय गति करेगा, घूर्णन करेगा, और बलाघूर्ण की वजह से घूमेगा, तो इसका कोणीय त्वरण ज्ञात करो। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका हमको निकालना है अल्फा से, जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो चूंकि बलाघूर्ण टॉ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। टॉ बराबर, अच्छा यहां पे दोनों तरफ चार्ज हैं +q -q, और दोनों का मास स्मॉल m है, तो टॉ बराबर P की वैल्यू क्या लेंगे? P की वैल्यू लेंगे Q, और पूरे डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2d E sin 30। अच्छा मुझे बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया? QED टॉ बराबर QED, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो 12th का कंसेप्ट। अब 11th का कंसेप्ट याद करो। चूंकि एक फॉर्मूला हुआ करता था 11th क्लास में, टॉ बराबर I अल्फा। टॉ बराबर I अल्फा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और I निकालने का फॉर्मूला क्या है? I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अगर 2 से ज्यादा हो, हमारे पास 2 मास हैं केवल, 1 और 2। इन दोनों की इसके सेंटर O से जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, D और D। तो यहां से इस फॉर्मूले में टॉ बराबर I की वैल्यू कितनी? इधर मास कितना है? m1 की जगह m, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? D, md स्क्वायर, प्लस इधर मास कितना है? m, और डिस्टेंस d स्क्वायर इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को टॉ की वैल्यू दोनों में निकालिए, दोनों में सेम कर दो। एक 12th का कंसेप्ट, एक 11th का कंसेप्ट, दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? QED बराबर 2md स्क्वायर अल्फा, ये md स्क्वायर 2md स्क्वायर, और अल्फा बराबर QED अपॉन में 2md स्क्वायर। सही है, एक d से एक d कट जाएगा, क्या आया?
अल्फा बराबर QE अपॉन में 2md। ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट अपना लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने टोटल इसकी 15 वीडियो बनाई है। अब इसको कंप्लीट जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे इसको कंप्लीट पढ़ें और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखें। साथ में बुक्स उठा लें, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं उनको सॉल्व करें और सबके आंसर बुक से देख के मैच करें, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस समय हम सबको बुक्स और ऑनलाइन स्टडी की हेल्प से ही पढ़ाई करनी है, महीने 2 महीने कम से कम। ठीक है, अब ये चैप्टर बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 12th क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है उतना जनरली कोई भी टीचर स्कूल में या ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है। जो केवल 12th बेस जो पढ़ाएगा वो कभी भी इतना नहीं पढ़ाएगा। मैंने आपको फाउंडेशन का मैटर कंप्लीट करवाया है लगभग। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जो कि तुमको केवल और केवल डीसी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, अदर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, आवेश के वितरण की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है ये मैं समझाऊंगा। इसका एक न्यूमेरिकल फोर्स पर बेस्ड मैंने करवा दिया है इस लेक्चर में भी, मतलब पिछले लेक्चरों में, लेकिन वहां पर सेपरेट वीडियो इसके लिए बनेगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है।